Hello and welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here practice set 4 exam oriented MCQs और explanation यहाँ पर discuss किए जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो, आपने कितना प्रिपेयर किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को शुरू करने से पहले। सो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, who stopping or punch my left side and look from thence a rib. The lines show the story of the making of Eve from Adam's rib. Who is the speaker of the lines? ये लाइंस जो बोली गई हैं किसने बोली है, ये आपको पता चल गया होगा। किसका यूज यहाँ पर, किसका इंट्रो है? एडम्स का है, एडम्स ड्रिप का है। तो ऑप्शंस आर पोएट इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, एडम इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट, बेल्जेबब इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, पोएट इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड यानी कि फर्स्ट तो वैसे ही कट हो जाता है क्योंकि ये लाइंस आपको पता है मिल्टन की है। ठीक है, अब बी और सी दो ऑप्शंस हैं। एडम इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट, ईव और एडम रिप की बात हो रही है। सो राइट आंसर हो जाता है एडम इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट जो है एक एपिक पोयम है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने लिखी थी। 1608 से 1674 के बीच इसको लिखा गया था। फर्स्ट वर्जन इसका पब्लिश हुआ था 1667 में, जिसमें 10 बुक्स हैं और 10,000 लाइन से भी ज्यादा इसमें वर्ड्स हैं। वर्ड्स की 10,000 लाइन से भी ऊपर है। सेकेंड एडिशन 1674 में आया था जो कि 12 बुक्स में लिखी गई है। ठीक है, ये बेस है वर्जिल्स एनिड पर, जिसका थ्रू आउट हम माइनर रिविजन्स वहां पर देखने को मिलता है। ये कंसिडर की जाती है मिल्टन का मास्टरपीस और हेल्प करती है मिल्टन की उसको ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट बनाने में, यानी कि इसको ये इस वर्क को मिल्टन के युगों युगों तक याद रखा गया। इस पोयम को माना जाता है बिब्लिकल स्टोरी जिसमें फॉल ऑफ मैन दिखाया जाता है, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरह से जो फॉलन एंजल सैटर्न है उनके द्वारा एडम एंड ईव का टेम्पटेशन वहां पर दिखाया जाता है, और ये इसकी थीम भी मानी जाती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि थीम भी मानी जाती है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड दियर एक्सपल्शन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, और कहाँ से शुरू होता है उनका एक्सपल्शन? गार्डन ऑफ ईडन से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिसिज्म इज, व्हाट इज एस्थेटिसिज्म? इट इज अ लिटरेरी टर्म। लिटरेरी टर्म की जो शॉर्ट सीरीज है वो चलाई जा रही है, तो आप वहां से अच्छे से उनको रीड कीजिए। जब आपको थ्योरी पता होगी तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इजीली वहां पर मार्क कर पाएंगे। तो अपनी थ्योरी अच्छे से कीजिए और अपनी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करते रहिए। एस्थेटिसिज्म क्या है? आर्ट फॉर लाइफ सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर सॉल सेक, और आर्ट फॉर सोसाइटी से। लगभग सेम सेम है सभी, लेकिन अगर हमने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो एस्थेटिसिज्म क्या है? आर्ट फॉर आर्ट से राइट आंसर हो जाता है। एस्थेटिसिज्म एक एस्थेटिक मूवमेंट है, यानी कि एक आर्ट मूवमेंट जो लेट 19th सेंचुरी में चलाया गया था। इसमें लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट्स के फंक्शंस को दिखाया गया था। ठीक है, एस्थेटिसिज्म के अकॉर्डिंग आर्ट का यूज उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि कोई लेसन सिखाने के लिए। वहां पर परफॉर्म होते हैं डिडेक्टिव पर्पस, यानी कि जो शिक्षाप्रद उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। और जो इलस्ट्रेटेड किए जाता है स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कि कला का कला के प्रति समर्पण। तो एस्थेटिसिज्म फॉलो करता है आर्ट फॉर आर्ट से स्लोगन को। एस्थेटिसिज्म ओरिजिनेटेड हुआ था 1860 में इंग्लैंड में एक रेडिकल ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट और डिजाइनर्स के द्वारा, जिसमें इंक्लूडिंग है विलियम मॉरिस एंड डेजी रोसेटी। इन दो नाम्स को ध्यान रखेंगे, इन दो नेम्स को ध्यान रखेंगे, विलियम मॉरिस और डेजी रोसेटी। इन्होंने एस्थेटिसिज्म का ओरिजिनेट का श्रेय इनको जाता है, और इसको फेमस कराने का श्रेय, यानी कि ये फ्लॉरिश कब हुआ? 1870 और 1880 के बीच में, सपोर्ट ऑफ नोटेबल राइटर्स सच एज वॉल्टर पेटर एंड ऑस्कर वाइल्ड। तो इन नाम को आप ध्यान रखेंगे कि किसने इसको फेमस कराया और कहाँ से इसका ओरिजिन था। ठीक है, तो ये है आपका एस्थेटिसिज्म जो फॉलो करता है आर्ट फॉर आर्ट से। एपिग्राम इज, व्हाट इज एपिग्राम? एपिग्राम एक लिटरेरी डिवाइस है। सो क्या होता है एपिग्राम? लिटरेरी डिवाइस को भी आप अच्छे से रीड करेंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स, या
अ लॉन्ग सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स, या फिर अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स, none of these. So right answer हो जाता है a brief saying that ends in witty turn of thoughts. A और C सेम ऑप्शन है, वहां पर थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा तो आप उसको ध्यान रखेंगे। क्या होता है एपिग्राम? एपिग्राम एक शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और विटी थॉट और आइडिया होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फनी मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जिनमें एपिग्राम आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट लाइन ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा दी गई है। There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. ठीक है, तो ये जो लाइन यहाँ पर दी है, एपिग्राम का यूज इसमें हुआ है। There are no gains without pains. बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइन है, एपिग्राम में यूज हुआ है। नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। आपकी कंसेंट के बिना कोई भी आपको इंफीरियर फील नहीं करा सकता है। ऑस्कर वाइल्ड की ही ये लाइन है और इनमें एपिग्राम यूज हुआ है। मोस्ट फेमस जो एग्जाम में पूछी भी गई है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइन हो जाती है। इन लाइंस में हमें एपिग्राम देखने को मिलता है, तो आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अज्यूम्ड बाय पोएट्स, राइट यानी कि अधिकार जो पोएट्स को मिलता है इन वर्ड स्टैंडर्ड सिंटेक्स और डिपार्ट फ्रॉम कॉमन डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन, जब उनके कोई भी वर्क वो लिख रहे होते हैं और उनमें प्रोनाउंसिएशन में और जो राइटिंग वो लिख रहे होते हैं लेटर्स में, विद द मेट्रिकल और टोनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द राइटिंग, जब उनकी राइटिंग में कुछ भी उनको राइमिंग स्कीम वगैरह उनको अपने हिसाब से रखनी होती है और वो डिस्क्रिप्शन वहां पर देते हैं उन चीजों का, तो ऐसा अधिकार जो राइटर्स और पोएट्स को मिलता है या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पोएटिक फ्रीडम, पोएटिक लाइसेंस, या अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन मॉकिंग समवन, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये टर्म पोएटिक लाइसेंस कहलाता है। क्या होता है पोएटिक लाइसेंस? द टर्म पोएटिक लाइसेंस डिस्क्राइब द फ्रीडम ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है, किसी आर्टिस्ट की फ्रीडम को डिस्क्राइब करने के लिए पोएटिक लाइसेंस उनको मिला होता है, जिसकी वजह से वो अपनी राइटिंग में डिटेल्स, डिस्टॉर्ट फैक्ट्स और इग्नोर द यूजुअल रूल, जो एक परंपरा सी चली आ रही होती है राइटिंग के लिखने के वे को, उसमें चेंज कर सकते हैं। अपने लेटर्स वगैरह, डिक्शंस वगैरह, उन सब में वो चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो बेटर रिजल्ट दे सके। किसके किसमें? आर्ट में, जो उनकी राइटिंग है लिटरेचर में, वो बेटर रिजल्ट दे सके। तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ब। द मैनेजर डैश दिस मैटर टुमारो। टुमारो, ठीक है, रीड दिस केयरफुली। मैटर टुमारो, टुमारो का यूज हुआ है यानी कि कल की बात हुई है। फ्यूचर की बात हुई है तो सीधा सीधा यहाँ पर क्लियर है कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होगी? विल डिस्कस, वुड डिस्कस, हैड डिस्कस्ड या डिस्कस्ड। सीधी सी बात है, फ्यूचर टेंस में विल भी का यूज होता है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो कौन सी फॉर्म यूज होगी? विल डिस्कस। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा विल डिस्कस। फ्यूचर टेंस जनरली मार्क करती है कि जो अब तक हुआ नहीं है, जो होने वाला है, फ्यूचर में जो होने वाला है। और जो टुमारो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो शो करते हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्वेश्चन इज आई डैश यू 5 months एगो। अब इसको केयरफुली आप रीड कीजिए। एगो की बात हुई है ना, 5 महीने पहले, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो समझ गए कि वर्ब फॉर्म जो आएगी वो पास्ट की आएगी। ऑप्शंस में से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। विल मीट, मीट, वुड मीट, मेट। राइट आंसर हो जाता है मेट। पास्ट टेंस, ग्रामेटिकल टेंस, जिसमें जो एक प्लेस और सिचुएशन है वो पास्ट की बात करती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाते हैं पास्ट टेंस के, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, या वॉज वर्ब का यूज, जैसे sang, went एंड washed, तो ये सब पास्ट टेंस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। टेंस को भी आप अच्छे से कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये अच्छे से आपको लर्न रहेंगे। अगर आपके टेंस क्लियर हैं तो ग्रामर पोर्शन आधे से ज्यादा अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि इफ कंडीशनल की जो वीडियो वहां पर सेंड की गई है, इफ कंडीशनल सेंटेंस और जीरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल वाली, उसको अच्छे से देख लीजिए, बार बार उसको रीड कीजिए, जो रूल्स हैं उनको लर्न कीजिए। प्रीवियस ईयर में 2016 में इफ कंडीशनल के पूरे 3 to 4 क्वेश्चंस हैं और सेम वे में पूछे गए हैं। तो अगर हमें रूल्स पता है कि कंडीशनल टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप में
कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होती है, तो हम इजीली कर पाएंगे। और अगर हमें रूल्स नहीं पता है तो हम वहां पर कंफ्यूज होंगे। 2016 का टीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें चेक कीजिए, या तो 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, लाइन में दिए हुए हैं और वही रूल्स है। तो आप उनको अगर क्लियर कर लेते हैं, मे बी इस बार 10 क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाए, या फिर मे बी इस बार 2 पूछ लिए जाए, या फिर 3 ही दे दिए जाए, या 4 दे दिए जाए। तो आप अपनी तैयारी हर तरीके से रखिए, ग्रामर प्लस लिटरेचर प्लस वोकैब, सब कुछ रेडी। तो वहां से जाके इफ कंडीशनल्स और जो भी ग्रामर की वीडियोस हैं उनको एक बार देख लीजिए, अपने रूल्स रेडी कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, इससे आपको कभी भी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसां। रेनेसा, इसमें से बताना है कि कौन सा वर्क प्रोडक्ट है रिफॉर्मेशन और रेनेसा का। प्रिल्यूड, सैमसन एगोनिस्ट, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट। राइट आंसर हो जाता है पैराडाइज लॉस्ट। ये प्रोडक्ट है रिफॉर्मेशन और रेनेसा का। क्या है रेनेसा और रिफॉर्मेशन? रेनेसा एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि इटली में शुरू हुआ था और पूरे यूरोप में फैला था, जबकि जो रिफॉर्मेशन है वो नदर्न यूरोप से रिलेटेड है। ये एक क्रिश्चियन मूवमेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये किस तरह का मूवमेंट है? ये एक क्रिश्चियन मूवमेंट है। रेनेसा पाव्ड द वे ऑफ द एडवांसमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। रेनेसा के थ्रू जो एडवांसमेंट है आर्ट और आर्किटेक्चर का रास्ता हमें मिलता है, जबकि जो रिफॉर्मेशन है वो रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन को वहां पर डिस्क्राइब करता है। तो ये दोनों टर्म आप ध्यान रखेंगे। क्या डिफरेंस है इनमें, रेनेसा की क्या मेरिट्स हैं और रिफॉर्मेशन की क्या मेरिट्स हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन वहां पर गलत ना हो। रेनेसा मूवमेंट है जो कि इटली में शुरू हुआ था और यूरोप में फैला था। रिफॉर्मेशन नदर यूरोप क्रिश्चियन मूवमेंट है। रेनेसा हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का रास्ते ले जाता है, और जबकि रिफॉर्मेशन रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि लिटरेचर में रेनेसा और रिफॉर्मेशन कैसे है, क्या इनका क्या इनके एग्जाम्पल हैं, और किसने इनका कहाँ से ओरिजिन है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। पंक्चुएट करेक्टली, एक क्वेश्चन पंक्चुएशन का पूछा जाता है, तो पंक्चुएशन भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। पंक्चुएशन की भी वीडियो अपलोड की गई है चैनल पे, तो आप वहां से जाके पंक्चुएशन के सारे रूल्स चेक कर लेंगे, किस मार्क को क्या बोला जाता है और कहाँ पर कौन सा मार्क करेक्टली लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर विल बी वेल सून। इजी सा सेंटेंस है, बट सेम सेम जब वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं तो वहां से चूज करना होता है। सो चूज करेक्ट वन। ठीक है। तो अब इनमें से चूज कीजिए। ए ऑप्शन तो यहीं पर रॉन्ग हो जाता है, द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर, ये तो यहीं गलत हो जाता है क्योंकि वहीं पर फर्स्ट में ही उसमें उनको उन्होंने गलत तरीके से वहां लिखा है, द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर विल बी वेल सून। ठीक है। और नेक्स्ट है द डॉक्टर निर्मल सेट, ये सेकंड वाला भी गलत हो जाता है क्योंकि निर्मल एन भी इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया है, स्मॉल बनाया है, और डी भी, जबकि ये दोनों क्या बनेंगे, कैपिटल बनेंगे। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन डिस्क्राइब गोल्ड इन पैराडाइज लोस्ट एज। पैराडाइज लोस्ट को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है गोल्ड में? अ प्रीशियस बून, अ बेनिफिशियल बेन, ग्रेदर्न गोल्ड, या अ प्रीशियस बेन। राइट आंसर हो जाता है प्रीशियस बेन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट जो कि 1667 में आई थी, इस लाइन के थ्रू उन्होंने प्रीशियस बेन बताया है। लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, दैट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रीशियस बेन, यानी कि उन्होंने उसको प्रीशियस बेन की तरह से बताया है कि लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, की किस तरह से हेल में ग्रो होता है। ठीक है। लेट नन एडमायर, कोई प्रशंसा नहीं करता, दैट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रीशियस बेन। प्रीशियस, जॉन मिल्टन ने ये पैराडाइज लोस्ट में ये लाइंस दी हैं 1667 में, और जहां उन्होंने डिस्क्राइब किया है पैराडाइज लोस्ट एज गोल्ड इन प्रीशियस बेन। ठीक है। माई मदर यूजुअली डैश देयर बाय कार। ठीक है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, करेक्ट टेंस, आपको करेक्ट वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है। माई मदर यूजुअली, मेरी मदर जो है यूजुअली देयर बाय अ कार, ठीक है, वहां पर जाती है, किससे, यूजुअली। तो केम
वेंट, गोज एंड विल कम। यहाँ पर 4 आपके पास वर्ब फॉर्म है, तो करेक्ट आपको फिल करनी है। राइट आंसर हो जाता है गोज। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, जहां भी इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं ना, यूजुअली कुछ टाइम एक्सप्रेशन होते हैं जो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब फॉर्म ही आएगी। लाइक यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ऑन वेडनेसडेज, एवरी वेडनेसडे, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ, इन जनरल, एवरी अदर डे। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या आएगी? प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डैश देयर यू वुड हैव गॉट सक्सेस। ठीक है, आ गया क्वेश्चन यहाँ पर इफ कंडीशनल का। अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है तो आप एकदम से इसको बता देंगे। हैज स्टडीड, हैड स्टडीड, विल स्टडी या वुड स्टडी। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें रूल पता है कि इफ कंडीशनल में क्या यूज होता है। वुड हैव का यूज है तो हैड का यूज करते हुए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैड स्टडीड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज वहां पर होगा, हैड स्टडीड, V3 आ जाएगी। ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यहाँ पे हमने यूज किया है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट के साथ वुड या वुड नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इफ यू हैड नॉट, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव कम। ये एक और एग्जांपल हो जाता है जिसमें हैड टोल्ड है ना, पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, हैड टोल्ड, आई वुड हैव कम। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट question is, in an international congress of poets, Milton and Shakespeare would represent the English nation who made this statement। ठीक है, ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि in an international congress of poets, ठीक है, मिल्टन और शेक्सपियर को रिप्रेजेंट किया गया है द इंग्लिश नेशन के रूप में। ये स्टेटमेंट किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मार्क पेटिसन, जॉन बेली, सैमसन या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाता है मार्क पेटिसन। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। द पैसिव वॉइस ऑफ दिस बुक इंटरेस्ट मी इज। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड थ्रू दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, नन ऑफ दिस। अगर हमें करेक्ट वे पता है कि किस तरह से पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं तो हम आंसर भी बता देंगे। राइट आंसर हो जाता है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। क्या रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस को बनाने के लिए? प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल का था ना कि आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस, दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना था। ठीक है, तो रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जब उसकी पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब लगाते हैं V3 प्लस बाय और उसके साथ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव, आई ईट मैंगोज, तो पैसिव क्या हो जाएगा? अब जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आओ, मैंगोज, तो मैंगोज और फिर वर्ब लगाओ आर, फिर V3, ईट की V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लोगे। सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब पजेसिव आएगा, पजेसिव। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस चेंज करके बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटॉलरेंस मीन्स। वोकैब का क्वेश्चन है, इसी तरह से आएंगे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन। वोकैब का क्वेश्चन है, आर इम्पेशंस विद अनोयंस, पेशेंस विद लव, इम्पेशंस विद द लविंग वन, और नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाता है इम्पेशंस विद अनोयंस। इनटॉलरेंस का मीन्स होता है इम्पेशंस विद अनोयंसेस, मीन्स परेशान होना, इम्पेशंस है ना, धैर्य खो देना, असहनीय। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। नैरो माइंडेडनेस, स्मॉल माइंडेडनेस, प्रोविंशियलिज्म, इंसल्ट, इंसियलिटी, फेंटिनिसिज्म, डॉगमेटिसिज्म, इलिबरेलिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। प्रीजुडिस यानी कि असहनीय। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं। बायस, पार्शियलिटी, पार्टिसनशिप, वन साइडेडनेस, तो इनको आप ध्यान रखेंगे किसके? इंटॉलरेंस के। पीरियड नॉन एज द कैरोलिन एज, जो कैरोलिन एज का पीरियड है उसे किस नाम से जाना जाता है? 1625 से पीरियड नॉन एज द कैरोलिन एज। कैरोलिन एज का पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1625 से 1649, 1600 से 1625, 1832 से 1900, नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाता है 1625 से 1649। ये जो कैरोलिन एज था, ये ब्रिटिश हिस्ट्री में जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनके नाम से फेमस है। लास्टेड फ्रॉम 1625 से 1649 तक इसको माना जाता है
इसमें जो 3 पोएटिक स्कूल्स थे वो कौन कौन से थे? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्योरिटन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैरोलिन जो है चार्ल्स नेम से आया है, जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड थे। कब से कब तक? 1625 से 1649 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? 1625 टू 1649। आई शेल डिस्कस इट डैश डिनर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट प्रिपोजिशन आपको फिल करनी है। आई शेल डिस्कस इट डैश डिनर, ऑन, एट, इन या ओवर। राइट आंसर ओवर। कैसे? जो जब भी आप डिस्कस करते हो, है ना, जब भी आप बात करते हो, कैन वी डिस्कस दिस ओवर डिनर? ठीक है, क्या हम इसे ओवर डिनर के बाद डिस्कस कर सकते हैं? तो वहां पर ओवर का यूज होगा। ठीक है, ये जब भी आप किसी पर्सन को डिनर पर इनवाइट करते हो, है ना, तो जब आपने उसको डिनर पर इनवाइट किया तो आप कौन सी प्रपोजिशन यूज करोगे? कैन वी डिस्कस दिस एट डिनर? डिनर पर इनवाइट किया किसी मीटिंग को वहां पर डिस्कस करने के लिए, तो एट डिनर। ठीक है, लेकिन इट इज ऑलरेडी अ गिवन दैट यू आर हैविंग डिनर, कि आपने ऑलरेडी डिनर दिया गया है और आप उसके साथ बात कर रहे हो, है ना, तो आप क्या बोलोगे? आई शेल डिस्कस इट ओवर डिनर। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट प्रिपोजिशन आप फिल करोगे, वहां पर ओवर आएगी। ठीक है, यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, he turned dash my request down, on, off, to। टर्न डाउन होगा, टर्न ऑन और टर्न ऑफ, टर्न टू। फ्रेजल वर्ब है। ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है कि अस्वीकार कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसने मेरी रिक्वेस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड इज मालाप्रॉपिस। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मिस मालाप्रॉप इन। ठीक है, ये जो टर्म है मिस मालाप्रॉप, किसमें ये दी गई थी? शेरिडन्स द राइवल्स, डिकन्स हार्ड टाइम्स, शेलेज हार्ड एडोनिस, नन ऑफ दिस। ये शेरिडन के द राइवल्स में टर्म दी गई थी मालाप्रॉपिस। ठीक है, यानी कि वर्ड का क्या करते हैं, इसमें रिडिकुलस मिस यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं मालाप्रोपिज्म क्या है। जब किसी वर्ड को मिक्सअप कर दिया जाता है और इनकरेक्ट वर्ड वहां पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और जो उसके मीनिंग को कंप्लीटली डिफरेंट बना देता है। जैसे मिस्ट्रेस क्विकली थी ना, द इन कीपर एसोसिएट और फॉल स्टाफ इन सेवरल शेक्सपियर प्लेज, तो वहां पर मालाप्रोपिज्म था। ठीक है, इसी तरह से मच एडो अबाउट नथिंग में कॉन्स्टेबल डॉगबेरी कहता है गवर्नर लियोनेटो, अवर वाटसन हैव इंडीड कॉम्प्रीहेंडेड टू ऑस्पिशियस पर्सन, एप्रीहेंडेड टू सस्पिशियस पर्सन। है ना, यानी कि वो क्या कहता है वहां पे, गवर्नर लियोनाटो, अवर वाटसन हैव इंडीड कॉम्प्रीहेंडेड टू ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या होता है? ऑस्पिशियस तो कोई ओकेजन, जब कोई शुभ अवसर होता है उसके लिए बोला जाता है ना। तो ऑस्पिशियस यहाँ पर किस लिए बोला है? किसके लिए? किसी पर्सन्स के लिए बोला है? नहीं, ऑस्पिशियस थोड़ी होंगे वो, शुभ पर्सन थोड़ी होंगे, क्या होंगे? सस्पिशियस पर्सन, है ना, क्या होंगे? सस्पिशियस पर्सन होंगे। एक्ट 3 सीन 5 में ये बोला गया है मच एडो अबाउट नथिंग में। तो यहाँ पर वर्ड का क्या किया गया है? माला प्रोपेज्म, यानी कि वर्ड को मिक्सअप करके यूज किया गया है जिसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, तो वहां पर माला प्रोपेज्म होता है। ठीक है, which is the correct spelling? Incredible, hallucination, indigenous, sedition। राइट आंसर हो जाता है इनक्रेडिबल। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हो जाती है, आप इसको ध्यान से रीड करेंगे, थोड़ा इजी था। जॉन डन, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रैशू आर क्या थे? प्योरिटन पोएट्स, जॉर्जियन पोएट्स, ऑक्सफोर्ड पोएट्स या मेटाफिजिकल पोएट्स? राइट आंसर विल बी मेटाफिजिकल पोएट्स थे। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स जो 1600 से 1690 के बीच ये रहे, ये एक लेवल था, ठीक है, जिससे एक ग्रुप कनेक्टेड था 17th सेंचुरी पोएट्स का, जिसके सेंट्रल फिगर्स में आते हैं जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल एंड रिचर्ड क्रेश्यू। तो ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स भी हो जाते हैं और पॉइंट्स भी हो जाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको पता चला होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और कितनी है। ठीक है, इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।